आज फिक्र का फोकस भारत के 3 पड़ोसी देशों पर है। पश्चिम में देखें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डूरन लाइन पर छिड़ी लड़ाई चिंता का सबक है। लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि दोनों तरफ से भीषण खूनी संघर्ष हुआ है। दोनों ही देशों की सेनाओं ने एक दूसरे के इलाकों में घुसकर भारी तबाही मचाई है और अब यहां से यह चिंगारी भयानक युद्ध वाली आग में तब्दील हो सकती है। पूर्व में बांग्लादेश भारत के लिए तेजी से नया खतरा बनता जा रहा है। बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ सैन्य साझेदारी मजबूत करने में लगा हुआ है और इसी से जुड़ी नई और सावधान करने वाली खबर यह है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खरीद सकता है। इसके अलावा हमारे सहयोगी सुमित चौधरी ने एक और एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से मिसाइल के अलावा फाइटर जेट खरीदने की कोशिश में भी है। तो हम बारी बारी से दोनों ही खबरें आपको फिक्र के लेंस से दिखाएंगे। वहां के हालात के बारे में सब कुछ जानना जरूरी है क्योंकि पड़ोसी देश होने के नाते भारत के अपने हित और वहां की हर हलचल का सीधा असर हमारे अपने देश पर पड़ता है। सबसे पहले बांग्लादेश से आई बड़ी खबर पर फिक्र वाली फाइल खोलते हैं। 1971 से पहले जिन पाकिस्तानी हथियारों को देखकर पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश के लोगों का खून खौल उठता था, उस समय जिन पाकिस्तानी हथियारों से पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का कत्लेआम हुआ, जिन पाकिस्तानी हथियारों के कारण पूर्वी पाकिस्तान की धरती खून से लहूलुहान हो गई, अब वही पाकिस्तानी हथियार बांग्लादेश सरकार के अंतरिम मुखिया मोहम्मद यूनुस को पसंद आने लगे हैं। शांति की बातें करने का दिखावा करने वाले शांति दूत, नोबेल पीस प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस एक के बाद एक उन्हीं पाकिस्तानी हथियारों से अपने सैन्य जखीरे को भरने में जुटे हैं। पहले पाकिस्तान की तीखी, गंदी, बेकार सोच लेकर आए जिसका हथियारों की तरह इस्तेमाल हो रहा है और अब पाकिस्तान के हथियार ही लेकर आ रहे हैं। आखिर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में नापाक हथियारों का भंडार क्यों चाहते हैं? वो पाकिस्तानी हथियारों से भारत के खिलाफ क्या कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं? मोहम्मद यूनुस का चेहरा भले ही मासूम दिखता है लेकिन उनका दिमाग दिन रात शातिर चालें सोचता रहता है और उनके इसी दिमाग में खतरनाक विचार यह आया है कि वो अब पाकिस्तान से मिसाइल भी खरीद सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि उस मिसाइल का इस्तेमाल किसके खिलाफ करेंगे? म्यांमार के खिलाफ, जो कि चीन की शह पर बांग्लादेश के अंदर घुसता जा रहा है और चीन से मोहम्मद यूनुस के संबंध बेहतर होते जा रहे हैं और उसी चीन से पाकिस्तान के संबंध कैसे हम सब जानते हैं। तो फिर इन हथियारों का इस्तेमाल कहां होगा? भारत से तनाव के बीच बांग्लादेश पाकिस्तान से जिस मिसाइल को खरीदना चाहता है वो एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट रेंज। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग यानी IDRW है। RW की एक रिपोर्ट के हवाले से जानकारी दी गई है कि इस मिसाइल का नाम हत्फ-2 है और इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। हत्फ-2 बैलिस्टिक मिसाइल को अब्दाली मिसाइल के रूप में भी कहा जाता है। अब आप अब्दाली नाम से थोड़ा हैरान होंगे। सन 1747 में अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का बादशाह बन चुका था। सन 1761 में मराठाओं और अब्दाली के बीच पानीपत की ऐतिहासिक जंग लड़ी गई थी। सोचिए कि पाकिस्तान की अपनी कोई ऐतिहासिक उपलब्धि ही नहीं है या फिर वहां पर इतिहास से जुड़ा कोई नायक ही नहीं है जिस पर पाकिस्तान गर्व कर सके। पाकिस्तान के साथ ऐसी कोई विशेष बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि 1947 के पहले बस एक ही देश था और वो भारत था। लेकिन शेखी भगारनी है तो मिसाइल का नाम कभी अब्दाली तो कभी गजनवी रखकर झूठा घमंड करता रहता है। खैर, वापस लौटते हैं बांग्लादेश से जुड़े इस नए डेवलपमेंट पर और आपको बताते हैं कि ये डील भारत के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक इस डील के संबंध में पाकिस्तान और बांग्लादेश की ओर से भले ही कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक ना हुई हो, लेकिन खबरें हैं कि इस्लामाबाद बांग्लादेश के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। इस मिसाइल की कम दूरी की वजह से भारत का पूरा उत्तर पूर्व इलाका जद में आ सकता है। बांग्लादेश की सीमा से जुड़े 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा की सुरक्षा की चिंता बढ़ सकती है। यहाँ पर आपको यह भी जानना चाहिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैन्य साझेदारी बीते कुछ वक्त में कितनी ज्यादा तेजी से बढ़ी हुई है। एक तो नई खबर यह भी है कि हत्फ-2 मिसाइल के अलावा बांग्लादेश पाकिस्तान से उसके फाइटर जेट भी खरीदने की योजना बना रहा है, जो कि बेसिकली पाकिस्तान के नहीं है, चीन के फाइटर जेट है। बीच में खबरें यह भी आई हैं कि बांग्लादेश चीन के लड़ाकू विमान भी खरीदने को इच्छुक है, जो कि डायरेक्टली चीन से खरीदेगा क्योंकि पाकिस्तान के पास भी चीन के लड़ाकू विमान ज्यादा है, या तो चाइना के हैं या कुछ अमेरिका के। हाल ही में पाकिस्तान के कराची शहर से निकले जहाज के जरिए पाकिस्तान ने भारी मात्रा में RDX और काफी संख्या में AK-47 राइफल बांग्लादेश पहुंचाए।
वही पाकिस्तान की आर्मी 53 साल बाद बांग्लादेश की ज़मीन पर कदम रखने वाली है। अगले वर्ष यानी फरवरी 2025 में पाकिस्तान की सेना ढाका पहुंचकर बांग्लादेश की सेना को ट्रेनिंग देने वाली है। ये कार्यक्रम पूरे 1 साल तक चलने वाला है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की ऐसी अप्रत्याशित जुगलबंदी से भारत अब बहुत सावधान हो चुका है। इंटरेस्टिंग सवाल यह है कि क्या मोहम्मद यूनुस एक पैरेलल आर्मी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी एग्जिस्टिंग आर्मी चीफ वो हैं जिनको शेख हसीना ने चुना था। जो फाइटर जेट्स हैं वो चाइनीज़ हैं, और ये जो मिसाइल्स की बात कर रहे हैं ये भी सब चीन में बने हुए हैं। सिर्फ पेंट इनके ऊपर पाकिस्तान में हतफ फतफ जो भी है वो उनका नाम दे देते हैं, तो उसके अपनी टेक्नोलॉजी तो कुछ है नहीं। इस समय वो बड़ी बुरी तरह से फंसा हुआ है अफगानिस्तान में और ईरान। पाकिस्तान के साथ इनकी दोस्ती जो है वो आज की है, कल ख़त्म हो जाएगी। मेरा मानना है कि ये जो मोहम्मद यूसलेस खान है, ये बेवकूफ़ बुजुर्ग जो वहाँ बैठा हुआ है, मैं कहा 85-86 साल का, और कहता है कि मैं और 4 साल तक यहाँ बैठूंगा, या तो वो चला जाएगा या उसको कोई वहाँ से सीधा उसकी हूरों के पास भेज देगा। बांग्लादेश के बाद अब आपको डूरन लाइन पर लेकर चलते हैं और वहां बताते हैं कि अभी इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच छिड़ा सैन्य संघर्ष किस लेवल पर पहुंच चुका है। ध्यान से देखिएगा। वहां से नई खबर यह आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान की तरफ से पड़ने वाले खुर्रम जिले और उत्तरी वजीरिस्तान इलाके में पाकिस्तान की सेना ने घुसकर अफगान फौज और नागरिकों को निशाने पर लिया है, हमला बोला है। पाकिस्तान सेना के इस हमले में 20 तालिबानी मारे गए हैं, ऐसी खबरें हैं। पाकिस्तान ने इस हमले में तालिबान की 6 पोस्ट को तबाह कर दिया है, 40 पोस्ट पर कब्जा कर लिया। दूसरी खबर यह भी है कि तालिबान ने पाकिस्तान को उसके इलाके में घुसकर मारा है। पाकिस्तान के टैंक जिले के आर्मी कैंप पर तालिबान का हमला हुआ है। अभी तक का अपडेट यह है कि तालिबान के हमले में पाकिस्तान के 19 सैनिकों की मौत हुई है, कई गंभीर रूप से जख्मी हैं। तालिबान ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के बाज़ौर पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। तीसरी खबर यह भी आ रही है कि तालिबान के भीषण हमले के बाद इस्लामाबाद में हड़कंप है। पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मुनीर के बीच हाई लेवल मीटिंग का दौर चल रहा है। इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई है कि तालिबान को आगे कैसे जवाब देना है या फिर संघर्ष विराम को लेकर कोई बातचीत का रास्ता निकालना है। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर जितनी तेजी से हालात बिगड़े हैं उतनी तेजी से मामला शांति की ओर जाएगा। कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस लड़ाई से पाकिस्तान की जनता अपनी सरकार और सेना से नाराज़ बहुत है और वहाँ से पाकिस्तानी सेना के एक्शन के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी। 2025 में तालिबान इतना मारेगा पाकिस्तान को, और ख़ासतौर से तहरीक तालिबान पाकिस्तान, कि अब ये मज़ेदार चीज़ हो रही है कि इमरान खान साहब जो जेल में बैठे हुए हैं उनको रिहा करने की बात हो रही है, क्योंकि वो TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ जाती है जियो पॉलिटिक्स में। पहले बोले इमरान खान चोर था। बहुत से अफगान दोस्त हैं, रहा हूँ मैं वहाँ। वो मुझसे कहते हैं कि 1947 से पहले हमारी जो सीमा थी वो तो भारत के साथ थी, तो ये चूहा कहाँ से बीच में आ गया, जिसको पाकिस्तान कहते हैं। ब्रिटिश ने बनाया था ताकि अफगानिस्तान पे नज़र रखे और भारत पे नज़र रखे, ये उनका मानना है। जो ड्यूरेंट लाइन बनाई है, अफगान लोग कहते हैं ये बॉर्डर नहीं है, ये तो सिर्फ एक लाइन है, उसको कभी ड्यूरेंट बॉर्डर नहीं कहते। वो मानते नहीं है कि उनकी सीमा है, बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के जो लोग हैं, पश्तून खासतौर, वो कहते हैं इस लाइन ने तो बांट दिया, हमारा कबीला उधर है, हमारे लोग इस तरफ हैं, हम इस लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करते। और फिक्र में अब बात अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान की। आज रात 10 बजे यानी अब से कुछ क्षणों के बाद इसरो एक नया इतिहास रचने जा रहा है। श्रीहरिकोटा से PSLV C-60 रॉकेट लॉन्च किया जाएगा, जो अपने साथ 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट ले जा रहा है। ये पहली बार होगा जब इसरो पृथ्वी से 470 किलोमीटर
ऊपर 2 रॉकेट्स की डॉकिंग और अनडॉकिंग करेगा, यानी हजारों की किलोमीटर की ऊंचाई की रफ्तार से उड़ते हुए 2 स्पेसक्राफ्ट को पहले जोड़ा जाएगा, फिर उन्हें अलग किया जाएगा। भारत इस मिशन की सफलता के बाद अमेरिका, रूस और चीन के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। इसरो के इस मिशन का नाम है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पाडेक्स। इस वक्त स्क्रीन पर जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं, आप उसमें देख सकते हैं यही चीज दिखाई गई है, कैसे अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट पहले एक साथ जुड़ेंगे और फिर अलग होंगे। आपको ये जानकर गर्व होगा कि इसरो ने इस डॉकिंग सिस्टम पर पेटेंट भी ले लिया है, क्योंकि आमतौर पर कोई भी देश डॉकिंग और अनडॉकिंग की जटिल बारीकियों को शेयर नहीं करते। इसीलिए इसरो को अपना खुद का डॉकिंग मैकेनिज्म बनाना पड़ा। आखिर किस तरह अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने और चंद्रयान 4 की कामयाबी का सपना इस मिशन पर टिका है, इसे फिक्र की फाइल में विस्तार से देखते हैं। इस मिशन में 2 स्पेसक्राफ्ट शामिल हैं। एक का नाम है टारगेट और दूसरे का नाम होगा चेजर, यानी पीछा करने वाला। दोनों का वजन 220 किलोग्राम, इक्वल वेट। PSLV C-60 रॉकेट से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर दोनों स्पेसक्राफ्ट अलग अलग दिशाओं में लॉन्च किए जाएंगे। इस दौरान टारगेट जो एक स्पेसक्राफ्ट है और दूसरा जो चेजर है, उसकी रफ्तार 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाएगी। लॉन्च के करीब 10 दिन बाद डॉकिंग प्रक्रिया शुरू होगी, यानी टारगेट और चेजर को आपस में जोड़ा जाएगा। करीब 20 किलोमीटर की दूरी से चेजर स्पेसक्राफ्ट टारगेट स्पेसक्राफ्ट की तरफ पड़ेगा। इसके बाद ये दूरी घटते हुए 5 किलोमीटर तक पहुंचेगी, फिर 1.5 किलोमीटर होगी, इसके बाद 500 मीटर हो जाएगी। जब चेजर और टारगेट के बीच की दूरी 3 मीटर होगी, तब डॉकिंग यानी दोनों स्पेसक्राफ्ट के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। चेजर और टारगेट के जुड़ने के बाद इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को धरती से ही कंट्रोल किया जाएगा। इसरो के लिए यह मिशन एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि भविष्य में स्पेस प्रोग्राम इस मिशन पर टिके हैं। चंद्रयान 4 मिशन में इसी डॉकिंग अनडॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल होगा, यानी चंद्रयान 4 मिशन की कामयाबी स्पेसएक्स की सफलता पर निर्भर है। नासा की तरह अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने में इसी मिशन की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा सैटेलाइट सर्विसिंग, इंटरप्लैनेटरी मिशन और इंसानों को चंद्रमा पर भेजने के लिए भी ये टेक्नोलॉजी जरूरी है। इसरो के मुताबिक जब एक ही मिशन को कई चरणों में लॉन्च किया जाता है, तो ये तकनीक जरूरी होती है। आप इसरो की ये स्पेस वाली रील जरूर देखिए। स्पेडेक्स जो मिशन है, ये PSLV C-60 के माध्यम से आज फ्लाइट टेक ऑफ करेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट भी है और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर भी है। इसके अंदर 2 सैटेलाइट जो हैं SDX-01 और SDX-02 जो हैं वो क्या करेंगे, वो डॉकिंग और अनडॉकिंग का डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ये हम चौथे देश होंगे जो पहले अमेरिका, रूस और चीन ने ये टेक्नोलॉजी को मास्टर किया है। अभी हम भी अगर मास्टर कर दें तो हम चौथे देश होंगे। इसरो ने पिछले कुछ वर्षों में कई कीर्तिमान बनाए हैं। यही वजह है हमारा इसरो अमेरिका के नासा जैसे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को कड़ी टक्कर दे रहा है। सुन के आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि नासा में ज़्यादातर साइंटिस्ट भारतीय हैं। हालांकि भारत जैसे विकासशील देशों के विकसित होने की यात्रा में कई विरोधाभास भी नजर आते हैं। हम हज़ारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में बहुत ही बारीकी से मशीनों को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन विडंबना ये भी है कि हम 8 दिन में भी बोरवेल में फंसी 3 साल की बच्ची को नहीं निकाल पाते हैं। हमने चांद और सूरज तक पर नज़र रखने वाले मिशन तो लॉन्च कर दिए हैं, लेकिन अब भी गड्ढों के कारण होने वाली मौतों और सड़क दुर्घटनाओं को नहीं रोक पा रहे। एक ही हिंदुस्तान में 2 हिंदुस्तान बसते हैं, एक वो जो स्पेस में साम्राज्य बना रहा है और दूसरा वो जो छोटे छोटे संघर्षों और मूलभूत ज़रूरतों में फंसा हुआ है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी शक्ति उम्मीद है। इसरो का स्पेसडेक्स मिशन जो है भारत की कामयाबी को विश्वव्यापी नहीं बल्कि देशव्यापी स्पेस व्यापी बना देगा। TV9 पर 9:50 पर इसकी लाइव कवरेज होगी और उस पल के लिए हमने
अभी से तैयार कर दिया। खैर, फिक्र में अब नए साल के एक नए फतवे की बात करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भला नए साल पर फतवा किसने जारी किया और भारत में इस पर नया विवाद क्या है। तो इस खबर की शुरुआत एक प्रश्न से करते हैं। क्या नए साल का जश्न मनाना इस्लाम में हराम है? सोचिए जरा। यह बात और है कि दुनिया के मुस्लिम देशों में नए साल का स्वागत बड़े स्वैग के साथ किया जाता है, फिर चाहे वो सऊदी अरब हो, कट्टर पाकिस्तान हो या इंडोनेशिया, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके भारत में मौजूद कुछ मौलाना और मौलवी मुस्लिमों को नए साल का जश्न न मनाने की नसीहत दे रहे हैं। उनके लिए लंबे चौड़े फरमान जारी हो रहे हैं और इनमें यह लिखा गया है कि भारत में मुस्लिम युवा नए साल का जश्न ना मनाएं। नया साल मनाना फख्र की बात नहीं है, इसीलिए न जश्न मनाएं न मुबारकबाद दें। नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों की मजहबी परंपरा है और गैर मजहबी परंपरा को अपनाना मुस्लिमों के लिए नाजायज़ है। जो मुस्लिम नए साल का जश्न मनाएंगे वो गुनहगार होंगे। अब इस फतवे पर मुस्लिम समुदाय के अंदर ही भारी हंगामा मच गया है। वैसे इस विवाद के स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर हैं बरेली के मौलाना, जिनका नाम है मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी, जो नए साल का जश्न मनाने वाले मुस्लिम लड़के लड़कियों को सख्त हिदायत दे रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने नए साल को लेकर जो फतवा जारी किया है उसमें कुछ ऐसे कामों को हाईलाइट किया गया है जो शरीयत की रोशनी में नाजायज़ है। इस फतवे के मुताबिक नए साल का जश्न मनाना, एक दूसरे को मुबारकबाद देना, पटाखे दागना, तालियां बजाना, सीटियां बजाना, लाइट बंद करके दोबारा जलाना, नाचना गाना करना, शराब पीना, जुआ खेलना, अपने मोबाइल से एक दूसरे को मैसेज भेजकर मुबारकबाद देना, ये सब काम शरीयत की रोशनी में नाजायज़ है। शुक्र है ये नहीं लिखा कि सांस लेना। अब इस फतवे को लेकर मौलाना और मौलवियों के बीच ही ऐसा तर्क वितर्क हो रहा है जिसमें बड़ी आग है। कोई इसे जायज़ बता रहा है तो कोई कह रहा है कि ये सिर्फ सस्ती पब्लिसिटी पाने का जरिया है। आप दोनों ही तरफ के बयान फतवे पर फिक्र बढ़ाने वाली इस रील को के अंदर सुनते हैं। न ही ये जश्न मनाया जाना चाहिए और न ही मुबारकबाद देना चाहिए, इसलिए कि ये जो जश्न है नए साल का, ये अंग्रेजी साल यानी ईसाइयों का साल शुरू होता है और नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार को अपनाना मुसलमानों के लिए सख्त नाजायज़ है। आजकल जो है फतवों की फेक और फ्रॉड फैक्ट्रीज चलती हैं। अब ये फतवों की फेक और फ्रॉड फैक्ट्री उस तरह की हो गई है कि जैसे ठेले पे सब्ज़ी लोग बेचते हैं कि सब्ज़ी ले लो, आलू ले लो, मटर ले लो। याद रखें, अगर आपको ये लगता है कि नया साल जश्न मनाने का है, मज़हब इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप नए साल पर जश्न मनाएं। उन्होंने जो कहा है वो उनकी अपनी निजी राय है, फतवा नहीं है, क्योंकि फतवा हमारे यहाँ मुफ्ती दे सकता है और वो मौलवी हैं या नहीं है वो जाने। बड़े अफसोस की बात है कि अब मौलवी मुल्ला भी ज़रा सी बात पर फतवे देने लगे हैं। फतवा किस हैसियत से दे रहे हैं और इस बात पर फतवा दे रहे हैं, ये सब चीज़ पब्लिसिटी के लिए मौलवी मुल्ला लोग कर रहे हैं, जिनका मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो सर ये तो फतवा फैक्ट्री है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस्लाम में ये हराम है, वो हराम है। वैसे मौलाना रज़वी देश में बेतुके और बेमतलब के फतवे जारी करने के चैंपियन बन चुके हैं। इतिहास लंबा है, इनके नाम ऐसे कई पुराने फतवे भी इसी बहाने चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। मौलाना शहाबुद्दीन ने कुछ समय पहले एक फतवा निकाला था जिसमें लिखा था कि महिलाओं या पुरुषों का आईब्रो बनवाना इस्लाम में हराम है। इसके बाद मौलाना ने माशाअल्लाह और नाम लिखे नकाब पहनने को शरीयत के खिलाफ बताया। इसके अलावा शहाबुद्दीन रज़वी हेयर ट्रांसप्लांट करवाने को भी इस्लाम में नाजायज़ बता चुके हैं। मौलाना रज़वी के फतवे में ज़्यादातर मुस्लिम महिलाओं के लिए मजहबी पाबंदियां लगाई जाती हैं। ऐसी ही एक नई और कट्टर पाबंदी दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर काबुल में तालिबान ने भी वहाँ रहने वाली मुस्लिम महिलाओं के लिए लगाई है। वहाँ महिलाओं के लिए कैसा फतवा जारी हुआ है, अब ये देखिए आप।
अफगानिस्तान की सत्ता में बैठे तालिबान ने वहां रहने वाली महिलाओं की जिंदगी को पहले से ही नर्क बना रखा है और अब यह फरमान निकाला है कि जिन घरों में महिलाएं रहती हैं उनमें खिड़कियां नहीं होंगी। जबकि एक अन्य आदेश में अफगानिस्तान सरकार ने सभी एनजीओ को आदेश दिया है कि वो महिलाओं को रोजगार देना बंद करें, वरना उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। मतलब तालिबान के लोगों को इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है कि उनकी सत्ता को अभी दुनिया के कई देशों ने मान्यता नहीं दी है। खाने के लिए चीजें नहीं है, देश का दाना पानी दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है, अर्थव्यवस्था संकट में है, बल्कि अर्थव्यवस्था नामक कोई व्यवस्था ही नहीं है वहां पर। लेकिन तालिबान का एजेंडा साफ है, बस महिलाओं को किसी ना किसी तरह से टॉर्चर करते रहना, उन्हें कैद करके रखना और उनकी सांसों पर पहरा लगा देना। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने नए फरमान को लेकर जो आदेश जारी किया है उसके अनुसार नई इमारतों में ऐसी खिड़कियां नहीं होनी चाहिए जिनसे आंगन, रसोई, पड़ोसी का कुआं और आमतौर पर महिलाओं की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली अन्य जगहों को देखा जा सके। और अगर घरों में ऐसी खिड़कियां पहले से मौजूद हैं तो मकान मालिकों को इनके सामने ईंटों की दीवार बनाने के लिए कहा गया है, क्योंकि तालिबान के मुताबिक महिलाओं को रसोई में, आंगन में या कुएं से पानी भरते हुए देखना अश्लीलता को जन्म दे सकता है। तालिबानी जो वहां पर शासक हैं, क्या उनको अपने लोगों पर विश्वास नहीं है कि वो ऐसी ओछी हरकतें करेंगे जो महिलाओं पर पाबंदी लगा रहे हैं? अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। दिल्ली की राजनीति का नया चैप्टर शुरू हो गया है। इसमें कई चैप्टर आएंगे, चुनाव नजदीक है, जिसमें पुजारी, ग्रंथी और इमाम के वेतन वाला जिक्र है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुबह सोशल मीडिया पर लिखा था कि आज 12 बजे एक बड़ी घोषणा करूंगा, दिल्ली के लोग बहुत खुश होंगे। वादे के मुताबिक तय वक्त पर उन्होंने बड़ी घोषणा कर भी दी, लेकिन एस्ट्रिक्स, कंडीशंस अप्लाई, शर्तों के साथ। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया। इसके तहत उन्हें हर महीने 18,000 रुपए देने का वादा है। हालांकि इसका फायदा आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद मिलेगा। खास बात यह है कि इसके लिए 31 दिसंबर यानी कल से ही आवेदन किया जा सकता है। खुद केजरीवाल रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करवाने कैनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाएंगे। केजरीवाल ने अपने इस वादे से हिंदुओं के साथ सिख समुदाय को भी साधने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल से दिल्ली के पुजारियों की एक राउंड की आज मुलाकात भी हो चुकी है। इस योजना के तहत कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। वादों के लालीपाप के जरिए जो है वो फिर से एक बार वोटों को पर जो है वो कब्जा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो सफल नहीं होगा। इनके सम्मान के लिए सरकार कोशिश कर रही है। ग्रंथी हों या पुजारी हों, इनकी मदद की जाएगी। एक सम्मान राशि 18,000 रुपये महीना इन्हें दी जाएगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल की घोषणाओं का कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए मैं अरविंद केजरीवाल को गजनी कहता हूं, क्योंकि गजनी चीजें भूल जाता है। ऐसे अरविंद केजरीवाल भी घोषणाएं करके भूल गए हैं। ये मात्र चुनावी स्टंट से अधिक कुछ नहीं। यहां एक फर्क आप जान लीजिए, इस योजना की घोषणा दिल्ली सरकार ने नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी ने की है। पिछले दिनों महिला सम्मान स्कीम को लेकर जिस तरह विवाद हुआ, शायद ये उसी का साइड इफेक्ट है, क्योंकि महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन के दौरान ही महिला बाल विकास विभाग ने इस स्कीम को भ्रामक बता दिया, जिसकी जांच चल रही है। खैर, अब मैदान में नई योजना आ चुकी है। हमारी रिपोर्टिंग टीम की आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से बातचीत हुई, जिससे ये निकल कर आया है कि अभी दिल्ली के रजिस्टर्ड पुजारियों और ग्रंथियों का कोई सटीक डेटा ही नहीं है। पुजारी या ग्रंथी चाहें तो योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। पार्टी सबका अपने स्तर पर रजिस्ट्रेशन करेगी। रजिस्ट्रेशन के बाद असली या नकली का वेरिफिकेशन होगा। चुनाव के बाद दिल्ली सरकार इस योजना के लिए नीति तय करेगा, तभी पैसा मिल पाएगा। अभी एक ऐलान है, शर्तों के साथ ही सही। पुजारियों और ग्रंथियों के लिए तो ये एक शुभ समाचार है, लेकिन इमाम अपने भविष्य को लेकर चिंतित। उन्हें दिल्ली की सरकार से हर महीने 18,000 रुपये वेतन मिलता है, लेकिन पिछले 17 महीनों से सैलरी क्रेडिट नहीं हुई है। कड़ाके की ठंड में वो दिल्ली सरकार के खिलाफ धरना भी दे रहे हैं। चुनावी मौसम में इमाम के धरने का मतलब आम आदमी पार्टी को पता है। शायद इसीलिए दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भरोसा दिया है कि वक्फ बोर्ड को जल्दी वेतन देने के लिए कहा जाए।